सभी को नमस्कार। चूंकि 11th क्लास का ज्योग्राफी का पेपर होने वाला है, तो काफ़ी बच्चों की डिमांड थी कि सर उसके संबंध में कुछ मटेरियल तैयार कर दीजिए। तो बच्चों की डिमांड पर जो है आज की वीडियो लाई जा रही है। आज की वीडियो है पिछले साल का जो एनुअल एग्जाम हुआ था उसके संबंध में है कि क्या पेपर था और उसके क्या क्या आंसर थे। आइए जानते हैं, क्योंकि पिछले साल का पेपर भी जानना जरूरी है। उससे हमें आइडिया मिल जाता है कि किस तरह का पेपर आएगा और कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो आए थे, और कुछ क्वेश्चन रिपीट भी हो जाते हैं। तो आइए बच्चे शुरू करते हैं पिछले साल का ज्योग्राफी का एग्जाम। आपका कोड 029 रहते ही आपको पता ही है। पेपर आपका 3 घंटे का होगा और 70 मार्क्स का होगा। 30 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल होता है। तो आइए शुरू करते हैं पेपर के बारे में बच्चों। पहले आपको पता ही मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी प्लेट मध्यवर्ती अमेरिका व प्रशांत महासागरीय प्लेट के बीच में स्थित है? तो बच्चों इसका आंसर रहेगा कोकोस प्लेट। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से भूगोल की कौन सी शाखा मौसम तथा जलवायु के तत्वों के अध्ययन से संबंधित है? ऑप्शन का जलवायु जल विज्ञान, ऑप्शन बी भू आकृति विज्ञान, ऑप्शन सी जलवायु विज्ञान। तो इसका बच्चों आंसर जो रहने वाला है वो जलवायु विज्ञान रहने वाला है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी दशाएं भौम जल अपर्दन के लिए आवश्यक हैं? तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो आंसर रहने वाला है बच्चों वह है परागम्य, कम सघन व अधिक रंध्र वाली चट्टानें। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, दक्षिण चीन सागर में चक्रवात को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? अगर दक्षिण चीन सागर में जो चक्रवात को जो बच्चों टाइफून के नाम से जाना जाता है, तो इसका जो ऑप्शन रहेगा वो कौन सा रहेगा? बी रहेगा। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं बच्चों। निम्नलिखित में से कौन सी क्षोभ मंडल की विशेषताएं हैं? तो इसका जो ऑप्शन रहेगा वो रहेगा गा, सबसे नीचे का स्तर, विषुवत वृत्त पर अधिक मोटाई और ऊंचाई के साथ साथ तापमान में कमी। इसका ऑप्शन नंबर सी है। चलेंगे हम क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। निम्नलिखित में से कौन सी भूआकृतिक प्रक्रियाएं अनाच्छित नहीं है? तो इसका जो आंसर रहेगा बच्चों खा सही रहेगा, पटली रूपण व ज्वालामुखीता। क्वेश्चन नंबर 7, दिए गए पर्वतीय वनों की वनस्पति को उत्तर से दक्षिण की ओर उचित क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा खा। क्या रहेगा बच्चों? खा रहेगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। भारत के निम्नलिखित राज्यों को मानसून निर्वर्तन क्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। कहां कहां से कैसे कैसे मानसून आता है? ठीक है, तो बच्चों पहला रहेगा इसका आंसर का, राजस्थान, गुजरात, उड़ीसा और तमिलनाडु। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए व सही विकल्प का चयन कीजिए। हिमालय नदियां बारहमासी होती हैं, बिल्कुल ठीक है। ये केवल वर्षा पर निर्भर है, नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है। तो इसका जो आंसर रहेगा बच्चों वो ये रहेगा कथन एक सही है, क्योंकि दूसरा इनमें तो हिमालय से पानी आता है, तो ये वर्षा पर निर्भर कैसे रह सकती है? ये साउथ वाली जो है वर्षा पर निर्भर रहती है। क्वेश्चन नंबर 10, पश्चिमी तटीय मैदान एवं संकीर्ण पट्टी मात्र हैं, ये मैदान जंगलमन है। तो बच्चों इस दोनों ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा गा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, उत्तरी भारत कथन दिया हुआ है बच्चों। उत्तरी भारत के विशाल मैदान में मानसून विच्छेद होता है, कारण कृष्ण उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों की संख्या बढ़ जाती है व अंत उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र की स्थिति में बदलाव हो जाता है। तो नीचे वाला तो ठीक नहीं है, तो इसका ऑप्शन का रहेगा, केवल कथन एक सही है। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? ये राज्य दे रखे हैं, उनकी राजधानी दे रखी है बच्चों। तो इसका जो है छत्तीसगढ़ का जो है रांची, ये जो गलत है आपका। तो ऑप्शन बी जो है आपका आएगा इसके अंदर। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? अब यहाँ पे वनों के प्रकार दे रखे हैं और सामने वनस्पति दे रखी है आपकी, ठीक है। तो पहला वाला जो है ठीक है, अर्ध पर्णपाती वन शीशम। निम्नलिखित में से कौन से भारत के प्रमुख बाढ़ग्रस्त
क्षेत्र है। अगर हम बात करें कहाँ पे ज्यादा बाढ़ आती है, तो बच्चों सबसे ज्यादा जो बाढ़ आती है आपने सुना होगा असम में बहुत आती है, बिहार में बहुत आती है, पश्चिम बंगाल में। तो इसमें घा जो है आंसर ठीक रहेगा। आप क्वेश्चन नंबर चलते हैं 16 की तरफ। ठीक है, निम्न व्यष्टि का अध्ययन कीजिए और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। भूकंप के संबंध में है बच्चों ये। भूकंप सबसे ज्यादा अपूर्व सूचनीय विध्वंस प्राकृतिक आपदा है, यानी कि पता नहीं होता और बहुत विध्वंस करती है। भूकंपों की उत्पत्ति विवर्तनिक से संबंधित है, ये विध्वंसक और विस्तृत क्षेत्र को प्रभावित करता है। भूकंप पृथ्वी की ऊपरी सतह से विवर्तनिक गतिविधियों की निकली ऊर्जा से पैदा होते हैं। इसकी तुलना में ज्वालामुखी विस्फोट, चट्टान गिरने, भूस्खलन, जमीन के अवतरण, खदानों, बांध व जलाशयों के बैठने इत्यादि संबंधी वाले भूकंप कम क्षेत्र को प्रभावित करता है और नुकसान भी कम पहुंचाता है। मतलब यहाँ पे भूकंप कम पहुंचाता है। इंडियन प्लेट प्रतिवर्ष उत्तर और उत्तर पूर्व दिशा में 1 सेंटीमीटर खिसक रही है, परंतु उत्तर में स्थित यूरेशियन प्लेट इसके लिए अवरोध पैदा करती है। परिणाम स्वरूप इन प्लेटों के किनारे लॉक हो जाते हैं। कई स्थान पर लगातार ऊर्जा संग्रह होता रहता है। अधिक मात्रा में ऊर्जा संग्रह से तनाव बढ़ता है, दोनों प्लेटों के बीच लॉक टूटता है और एक ऊर्जा उत्पन्न होती है और भूकंप आ जाता है। इससे प्रभावित राज्य जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, दार्जिलिंग, उत्तर पूर्व के 7 राज्य हैं। ठीक है, ये अब इसके संबंध में आंसर देना है। निम्नलिखित में से भूकंप किस प्रकार की आपदा है? अगर हम भूकंप की बात करें तो अपूर्व सूचनीय अभी बात करी थी हमने, विध्वंसक भी है, तो उसका काई आपका ठीक हो जाएगा बच्चों। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से भूकंप की उत्पत्ति का मुख्य कारक कौन सा है? अभी आपने पढ़ा था विवर्तनिक जो प्लेट है वो इसका भूकंप का जो है कारण होती है। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र हिमालय चाप के भूकंप सुमेध क्षेत्र से सम्मिलित है? तो इस जम्मू कश्मीर और असम की अभी हमने बात करी थी। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। एक एक नंबर के क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है, अब शॉर्ट आंसर टाइप पे चलते हैं। 18 से 23 के बीच में जो है आपका शॉर्ट आंसर रहेगा। ये आपको एक पैरा सा दे रखा है, उसी में से आंसर निकालने हैं। आइए जानते हैं पैरा में क्या दे रखा है। विषुवत वृत्त पर अधिक अतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र एक निम्न वायुदाब वाला क्षेत्र है। इस क्षेत्र में व्यापारिक पवनें चलती मिलती हैं, अतः इस क्षेत्र में वायु ऊपर उठने लगती है। जुलाई के महीने में ITCD Z20 से 25 उच्च अक्षांशों के आसपास गंगा के मैदानों में स्थित हो जाता है। इसे कभी कभी मानसूनी गर्त भी कहते हैं। यह मानसूनी गर्त उत्तर और उत्तर पश्चिमी भारत पर तापीय निम्न बिंदु के विकास को प्रोत्साहित करता है। ITCD Z के उत्तर की खिसकने के कारण दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक पवनें 40 डिग्री और 60 डिग्री पूर्वी देशांतरों के बीच विषुवत वृत्त को पार कर जाती हैं। कोरिलियस बल के प्रभाव से वियुक्त वृत्त को पार करने वाली इन व्यापारिक पवनों को की दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर हो जाती है। यह दक्षिण पश्चिमी मानसून है। शीत युद्ध में ITCZ दक्षिण की ओर खिसक जाता है। इसी के अनुसार पवनों की दिशा दक्षिण पश्चिम से बदलकर उत्तर पूर्व की हो जाती है। यह उत्तर पूर्व मानसून है। तो बच्चों इसके आधार पे उत्तर देना है हमें। क्वेश्चन नंबर 1, अंतः उष्ण कटिबंधीय अभिसरण कहाँ स्थित है बच्चों? तो इसका आंसर आ जाएगा आपका विषुवत वृत्त पे। दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक पवनें 40 डिग्री और 60 डिग्री पूर्वी देशांतरों के बीच विषुवत वृत्त को क्यों पार कर जाती है? बच्चों इसका जो कारण है कि ITCZ के उत्तर की ओर खिसकने के कारण जो है ऐसा होता है, क्योंकि वो उत्तर की तरफ खिसक जाता है ना। थर्ड, शीत ऋतु में ITCZ किस दिशा की ओर खिसक जाता है? अभी बताया गया था दक्षिण दिशा की ओर, और यहाँ पे ये उत्तर की ओर खिसक जाता है। ये खिसकता है आपका उत्तर की ओर। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं। निम्नलिखित चित्र को परीक्षण कीजिए व देखिए और प्रश्नों के उत्तर दीजिए। उपरोक्त दिए गए चित्र की पहचान कीजिए व नाम लिखिए। ये जलोढ़ पंख है। ये उपयुक्त स्थलाकृति किन क्षेत्रों में पाई जाती है? ये जो है वो गिरिपद
गिरिपद व मंद ढाल के मैदानों में। ठीक है, यह स्थलाकृति किस प्रकार से बनती है? ये इसका जो है आकार होता है वो शंकु शंकु टाइप का होता है, शंकु आकृति कहते हैं इसको। ये दृष्टिहीनों के लिए है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, उष्णकटिबंधीय चक्रवात की तीन विशेषताएं बताइए। डिस्क्राइब एनी थ्री फीचर्स ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। सबसे पहली बात तो ये है कि ये समुद्रों से उत्पन्न होते हैं, समुद्र से उत्पन्न होते हैं, पहला लिख दे सकते हैं आप। दूसरा, जैसे ये स्थलीय भाग पर पहुंचते हैं तो ये नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो आप लिख दोगे स्थलीय भाग पर पहुंचने से नष्ट, समुद्र से उत्पन्न होंगे स्थल तक खत्म हो जाते हैं। और इनका जो पवनों का वेग होता है वो तेज होता है, पवनों का जो वेग होता है तेज होता है, और तेज होगा तो बच्चों विनाशकारी भी होगा। पेपर क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, इसको जरूर याद कर लेना अच्छे से। ऑप्शन पे चलते हैं बच्चों, और ये अगले पॉइंट इसका ये भी आप लिख सकते हैं, ये पूरब से पश्चिम दिशा की ओर चलते हैं। वायुमंडल के गर्म होने में चालन प्रक्रिया की व्याख्या कीजिए। बच्चों, वायुमंडल के गर्म होने में चालन की प्रक्रिया की हम बात करें, नंबर 1, वायुमंडल की निचली परतों को गर्म करने में चालन जो है बहुत महत्वपूर्ण है, चालन प्रक्रिया। दूसरा, निचली परतों के संपर्क में आने वाली वायुमंडल की ऊपरी परतें भी गर्म हो जाती है, यानी कि जो इससे संपर्क करती है ऊपरी परत भी इसकी गर्म हो जाती है। चालन तभी होता है जब आसमान ताप वाले दो पिंड एक दूसरे के संपर्क में आते हैं। गर्म पिंड से ठंडे पिंड की ओर ऊर्जा का प्रवाह चलता है। यह प्रवाह तब तक चलता रहता है जब तक कि दोनों पिंडों का तापमान समान नहीं हो जाता। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 के ऊपर बच्चों। भूमंडलीय ऊष्मन के लिए उत्तरदायी मानवीय कारणों को प्रमाणित कीजिए। सब्सटेंशियल द ह्यूमन फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग के पीछे रीजन क्या है? वो आप छठी क्लास से आप पढ़ते आ रहे होगे कि ग्लोबल वार्मिंग जो हो रही है जिससे पृथ्वी का जल स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है, तापमान भी लगातार बढ़ता जा रहा है, तो उसके पीछे क्या है? देखो, सबसे पहली बात तो है कि हम जो ये पेट्रोलियम साधन है, कोयला, तेल, इनको जलाते हैं, इनका प्रयोग करते हैं, ये भी कहीं ना कहीं ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाने में बहुत बड़ा कारण होता है। पेड़ों को काट रहे हैं, जब हम पेड़ों को काटते हैं तो पेड़ों के काटने से बहुत नुकसान होता है। पेड़ कहीं ना कहीं मिट्टी को जकड़ के रखते हैं और ऑक्सीजन की आपूर्ति करते हैं, तो पेड़ काट देंगे तो नुकसान तो बच्चों होगा ही होगा। लगातार औद्योगिक इकाइयां बढ़ती जा रही हैं। ये क्या होता है कि जब ये औद्योगिक इकाइयां, बच्चे आप समझते होंगे, फैक्ट्रियां वगैरह से निकलने वाला धुआं कहीं ना कहीं ग्लोबल वार्मिंग को बहुत ज्यादा बनाने में, बढ़ाने में कारण पैदा करता है। तो कोई भी कारण आप लिख देंगे, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। लघु हिमालय की किन्हीं 3 विशेषताओं का लेख कीजिए। इनकी अगर सबसे इनकी बात करें तो सबसे पहली बात तो यह है कि इनकी ऊंचाई 1000 से 2000 मीटर है। 1000 से 2000 मीटर इनकी ऊंचाई है। दूसरा, ब्रिटिश शासन को भी ये जो है आकर्षण का केंद्र है, और यहाँ पे जो है घूमने का बहुत अच्छा रहता है। यहाँ पे जैसे धर्मशाला हो गई, मसूरी हो गई, शिमला हो गई, कसौली हो गई, यहाँ पे ये क्षेत्र हैं, और यहाँ पे शिवालिक और दून स्थलाकृतियां भी हैं। तो लघु हिमालय के बारे में आप जो भी और लिखना चाहे लिख सकते हैं बच्चों। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 23 पे। सूखे से निपटने के लिए दूरगामी कदमों को उठाना चाहिए। बच्चों, सूखा आपको पता ही है, जहां पानी की कमी हो जाती है तो उसे सूखा कहते हैं। तो सूखे से निपटने के लिए क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो ये जो अंडरग्राउंड वाटर है इसका पता लगाना चाहिए, क्योंकि जो भूमिगत जल है वो कहीं ना कहीं इस समस्या को खत्म करने में बहुत कारगर रहता है। दूसरा, वर्षा का जल को संग्रहण करना चाहिए। जो पानी का वर्षा से मिलता है हमें, उसको जितना ज्यादा इकट्ठा करेंगे वो कहीं ना कहीं हमें सूखे से निपटने के लिए बहुत काम करेगा। ठीक है। कम फसलों का प्रयोग, कम पानी वाली फसलों का यूज, कम पानी वाली फसलें, उससे क्या होगा? पानी जो है कम लगेगा।
और नदियों को जोड़ना और जलाशयों का निर्माण करना भी ऐसे कई कारण हो सकते हैं बच्चों। ठीक है, तो सूखे से निपटने के लिए क्या क्या और किया जा सकता है, आप उन पॉइंटों को लिख सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन आ जाता है कि बाढ़ की स्थिति से निपटने हेतु कोई कदम उठाइए। बच्चों बाढ़ आपको पता ही है कि जब पानी बहुत बड़े स्तर पे आ जाता है तो उसे बाढ़ कहते हैं। अब पानी जब ज्यादा बढ़ जाता है तो उसको रोकने के लिए क्या किया जा सकता है। सबसे पहले तो ये कि नदियों पे बांध बनाया जाए। नदियों पे जब बांध बनाएंगे तो उससे जो है पानी को काफी कंट्रोल किया जा सकता है। दूसरा, ज्यादा से ज्यादा पेड़ों को लगाना चाहिए। जितना ज्यादा हम पेड़ लगाएंगे उससे सीधी सी बात है मिट्टी का कटाव जो है खत्म होगा और बाढ़ की स्थिति कम होगी। ठीक है, और जो नदी के किनारे निर्माण को रोकना चाहिए, नदी के किनारे निर्माण को रोकना चाहिए। आप देखते हैं कि जो हिमालय क्षेत्रों में जो बाढ़ें आती है वो कहीं ना कहीं इसीलिए आती है क्योंकि वहां बहुत ज्यादा घर वर बना दिए गए हैं, होटल बना दिए गए हैं। वो भी कहीं ना कहीं पृथ्वी नदी के जो वेग है, जो रास्ता है उसको परेशान करते हैं, रोकते हैं। वो भी बाढ़ का एक बहुत बड़ा कारण बन जाता है। ठीक है, और कम से कम लोग रहे, जनसंख्या नियंत्रण करना चाहिए। यहाँ पे जनसंख्या बसाव पर रोक, ये कारण है जिससे आप बाढ़ को रोक सकते हैं। अब लॉन्ग आंसर क्वेश्चन पे चलते हैं, 5-5 नंबर वाले पे बच्चों। अभी जो हम बात कर रहे थे 3-3 नंबर वाले पे कर रहे थे, अब हम बात करते हैं 5-5 नंबर वाले बात। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 24, विश्व संरक्षण कार्य योजना में जैव विविधता संरक्षण के लिए सुझाए गए तरीकों की व्याख्या कीजिए। बच्चों ये जैव विविधता होती क्या है? ये जो हमारे पशु वगैरह हैं, ये जो इकोसिस्टम के जो अंदर लुप्त होते जा रहे हैं, तो इनको बचाने के लिए ये जो संकटपन प्रजाति है, इनको बचाने के लिए क्या क्या किया जा सकता है उसके ऊपर ये पूछ रहा है। ठीक है, आप देख रहे हैं कि जो एनिमल लगातार खत्म होते जा रहे हैं, जो जानवर खत्म होते जा रहे हैं, तो उसको बचाने के लिए क्या क्या उपाय पूछ रहा है वो बताने हैं आपको। नंबर 1, जितनी भी संकट प्रजाति हैं उनका संरक्षण किया जाए, उनको अभ्यारण्यों में रखा जाए, ऐसी जगह पे रखा जाए ताकि वो विलुप्त ना हो पाए। ठीक है, योजना बनानी चाहिए, अगर हमारी अच्छी प्लानिंग होगी तो सीधी सी बात है ये लुप्त नहीं होंगे। और कहां कहां पे ही रहते हैं इनको चिन्हित किया जाए और उन पे सुरक्षा प्रदान की जाए, उन्हें केयर किया जाए, उनका पालने के लिए जो है उचित आवास व्यवस्था की जाए जहां पे आसानी से रह सके। जंगलों का इनके लिए जंगलों का निर्माण करना, जगह निश्चित करना। ठीक है, और इनके व्यापार पर रोक लगाई जाए क्योंकि कहीं ना कहीं व्यापार पर जो है बहुत बड़ा कारण है इनके लुप्त होने का, तो इनके व्यापार में पूरी तरह से रोक लगाई जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 पे चलते हैं। महासागरीय जल की लवणता को प्रभावित करने वाले कारकों की परख कीजिए। बच्चों जल की जो लवणता को कौन को प्रभावित करता है वो उसके ऊपर हम बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहले इसकी जो लवणता होती है वो वाष्पीकरण वाष्पीकरण व वर्षा पर निर्भर है। ठीक है, लवणता का मतलब होता है खारापन। ठीक है, अगर नदियों का तेज जल आ रहा है, तेज पानी आ रहा है, स्वच्छ पानी आ रहा है, तो कहीं ना कहीं लवणता को प्रभावित करता है। अगर बर्फ पिघलने, क्योंकि आपको पता ही पानी कहां से आता है, बर्फों से पिघलने से आता है, तो जमने और पिघलने की क्रिया जो है इसका एक बहुत बड़ा रूप कारण है। ठीक है, महासागरीय धाराएं लवणता में विभिन्नता उत्पन्न करती हैं और पवन भी जल को एक छेद से दूसरे छेद में पानी के कारण भी जो होता है, पवनों के कारण भी जो होता है, वो एक जब लवणता जो है प्रभावित होती है। तो ये जो 4-5 कारण है बच्चों आप इसमें लिख देंगे, हो जाएगा। महासागरीय धाराएं क्या हैं? महासागरीय धाराओं को प्रभावित करने वाले प्राथमिक बलों का उल्लेख कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। महासागरीय धाराएं महासागरों में नदी प्रवाह के समान है। ये निश्चित मार्ग व दिशा में जल के नियमित प्रवाह को दर्शाती है। मतलब महासागरीय धाराएं का मतलब तो पानी का एक तरफ को चलना। ठीक है, महासागरों का, तो ये महासागरीय धाराएं कहलाती हैं जिनका एक अपने एक निश्चित मार्ग और निश्चित दशा होती है। अब ये पूछ रहा है कि महासागरीय धाराओं को प्रभावित करने वाले प्राथमिक बलों का उल्लेख कीजिए।
सबसे पहले तो सौर जल का गर्म होना, जल का गर्म होना वो धारा को कहीं ना कहीं प्रभावित करता है। दूसरा वायु, अभी बताया था मैंने, वायु जो है महासागरीय धाराओं को चलाने में बहुत बड़ा रोल उत्पन्न करता है। फिर गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल इसका बहुत बड़ा रोल है महासागरीय धाराओं को चलाने में। बच्चों महासागरीय धाराएं क्लियर होगी ना, महासागरों में जो जल का वेग है, प्रवाह है, जो जिस तरफ की ओर के। और एक कोरियोलिस बल है, कोरियोलिस बल, इनके कारण जो है महासागरीय धाराओं में परिवर्तन होता है। चलिए बच्चों आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। संघनन क्या है? ओस के बनने हेतु आवश्यक दशाओं का निर्माण कीजिए। बच्चों जो जलवाष्प है वो जल के में जब बदल जाती है तो उसको संघनन कहते हैं। ठीक है, जलवाष्प का जल में बदलना क्या कहलाता है? संघनन कहलाता है। जलवाष्प का जल में बदलना, संघनन। ठीक है, अब बात करते हैं ओस बनने हेतु कौन कौन सी दशाएं हैं वो बताने हैं। सबसे पहले तो इसके पीछे जो सबसे बड़ा फैक्टर अफेक्ट करता है वो होता है साफ आकाश। हमारा जो आकाश है वो कितना साफ है। शांत हवा, हवा का इसमें बहुत बड़ा रोल है। ठंडी व लंबी रातें, जितनी ठंडी व लंबी रातें होंगी उसके पीछे बहुत बड़ा कारण बन जाती हैं। ओसांग जमाव बिंदु से ऊपर, जिसपे वो जमता है वो जमाव बिंदु से ऊपर होगा। ओसांग जमाव बिंदु से ऊपर, तो ये बहुत बड़े कारण है संघ ओस के बनने के लिए। क्वेश्चन नंबर 27 पे चलते हैं बच्चों। वन्य प्राणियों की संख्या कम होने के मुख्य कारणों का स्पष्ट कीजिए। अभी संरक्षण के उपाय उसने ऊपर पूछे थे, अब आपको बताना है कि वन्य प्राणियों की संख्या लगातार कम क्यों होती जा रही है। देखिए वन्य प्राणियों की लगातार संख्या कम होने के बहुत कई कारण हैं। सबसे पहले है कि जब हम खेती करते हैं, मानव की बस्तियां निर्माण करते हैं, सड़कों का निर्माण करते हैं, खदान बनाते हैं, तो उसकी वजह से जो है जंगलों की कटाई करते हैं, जो बहुत बड़ा कारण होता है वन्य प्राणियों के वहां से जाने का। जब हम ईंधन के लिए लकड़ियों वगैरह का प्रयोग करते हैं, वनों को काटते हैं, तो वहां से फिर जो है वन्य प्राणियों को जाना पड़ता है। जंगलों में जब आग लग जाती है तो उसकी वजह से भी जो है वहां के प्राणी जो है कम हो जाते हैं। अभी पीछे देखा होगा ऑस्ट्रेलिया में कुछ साल पहले जो आग लगी थी उससे बहुत बड़ा नुकसान हुआ था। और व्यापारिक महत्व के लिए पशुओं को भी मारा जा रहा है, वो भी कहीं ना कहीं बहुत बड़ा कारण है वन्य प्राणियों को कम होने का। तो बच्चों इसमें वन्य प्राणी क्यों कम हो रहे हैं, कोई भी आपको जो पॉइंट अच्छे लगते हैं उनको लिख देंगे, एक्सप्लेन कर देंगे। भारत में एक स्थान से दूसरे स्थान के तापमान में ऋतुवत परिवर्तन आता है। कथन को उचित कारणों के द्वारा स्पष्ट कीजिए। बच्चों आप देखते हैं जब यहाँ पे गर्मी होती है तो हिमालय क्षेत्रों में जो है ठंडियां होती हैं। ठीक है, गोवा का तापमान बिल्कुल अलग होता है, केरला का तापमान बिल्कुल अलग होता है। तो उसी के संबंध में रीजन के ऊपर बात इस क्वेश्चन को पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 28 आइए जानते हैं। गर्मियों में जो मरुस्थल का जो तापमान है वो 50 से 55 डिग्री तक पहुंच जाता है, और सर्दियों में जो है लेह का जो तापमान है वो 45 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। भारत में एक ऋतु के दिन में तापमान में अलग अलग देखने को मिल जाता है। जैसे जून में जो राजस्थान का चुरू है वहां पे 50 डिग्री तक तापमान बच्चों पहुंच जाता है चुरू में। ठीक है, और अरुणाचल प्रदेश में ये 19 डिग्री तक ये पहुंच जाता है। दिसंबर में बात करें तो जम्मू कश्मीर के अगर द्रास सेक्टर की बात करें तो यहाँ पे जो है -45 डिग्री आ जाता है। वहीं तिरुवनंतपुरम में वो तापमान 20 डिग्री सेल्सियस रहता है। केरल की अगर बात करें तो दिन के रात में तापमान में अंतर मिल जाएगा आपको। तो बच्चों अलग अलग जगहों पे अलग अलग तापमान रहता है, ये आपने देखा ही है, और ये भारत की एक विशेषता भी है जलवायु की। भारत में मानसूनी वर्षा की किन्हीं 5 विशेषताओं का वर्णन कीजिए। बच्चों भारत में जो वर्षा होती है वो मानसूनी वर्षा होती है। अब मानसूनी वर्षा की क्या विशेषता है आपको पता ही है। सबसे पहली बात तो ये है कि जो ये वर्षा होती है ये जून से सितंबर के बीच होती है। कब कब होती है? जून से सितंबर। दूसरा, समुद्र से बढ़ती दूरी के साथ समुद्र मानसून वर्षा में घटने की प्रवृत्ति पाई जाती है।
ग्रीष्मकालीन वर्षा मूसलाधार होती है जिससे मृदा अपरदनता, मिट्टी का कटाव भी होता है। भारतीय कृषि जो होती है बच्चों, वो कहीं ना कहीं मानसून पर ही आधारित है, यानी कि मानसून पर निर्भर करती है। ठीक है। और मानसून का जो वितरण की बात करें तो वो आसमान है, कहीं पे बहुत ज्यादा बारिश होती है, कहीं पे बहुत ज्यादा कम बारिश होती है। तो पूरी तरह से जो मानसून की बात करें तो धीरे धीरे मानसून वर्षा मुख्य रूप से उच्चावच द्वारा, जितनी ऊंचाई द्वारा नियंत्रित की जाती है। तो आप कोई भी पॉइंट जो है इसमें लिख देंगे मानसूनी वर्षा के रूप में। भारत में जो वर्षा होती है वो मानसूनी वर्षा ही होती है। तो हम बात करेंगे भारत के दिए गए भौगोलिक मानचित्र में निम्नलिखित में से स्थित उपयुक्त चिन्हों से दिखाइए व उनके नाम लिखिए। राजस्थान की राजधानी, सुंदरबन, जीवन मंडल निश्चय, रिजर्व। प्रायद्वीप भारत में 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्र। अत्यधिक सूखा वाला क्षेत्र कावेरी नदी, मिजो श्रेणी, नंदा देवी। नीचे दृष्टिहीन वाले हैं, ये दृष्टिहीनों के लिए बच्चों। फिर मैप में ये भी कह रहा है संसार के दिए गए रेखा मानचित्र में 5 जो है ABCDEFG द्वारा दर्शाया गया है, और उनको पहचानिए और उनके सही नाम उनके निकट रेखाएं खींचिए, रेखाओं पे लिखिए। एक विवर्तनिक प्लेट, एक महाद्वीप, एक देश, एक ठंडी जलधारा, एक गर्म जलधारा, एक पारिस्थितिक हॉटस्पॉट, एक पारिस्थितिक हॉटस्पॉट। आइए उसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं, यहाँ पे बच्चों आपका नंदा देवी होगा, पेपर में कई बार पूछ लेता है ये। ठीक है। इसको जीव मंडल निश्चय कर लो, जीव मंडल निश्चय, रिजर्व। ये आपका जयपुर हो गया। ये हो गया आपका जयपुर। ये जो इलाका है ये अत्यधिक सूखा वाला इलाका है, अत्यधिक सूखा वाला क्षेत्र। सुंदरवन की बात करें तो बच्चों यहाँ सुंदरवन यहाँ पाया जाता है, सुंदरवन जीव मंडल निश्चय। ये जो है आपकी मिजो श्रेणी है, छठा मिजो श्रेणी। मैं आंसर भी कर देता हूं, ये सातवें का आंसर था। ठीक है। जयपुर आपका पहले का आंसर था, ये आपका चौथे का आंसर हो जाएगा। 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाला क्षेत्र ये वाला आ जाएगा। ठीक है। तो इसका थर्ड आ जाएगा, 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाला क्षेत्र। कावेरी नदी बच्चों यहाँ आएगी, ये आपकी कावेरी नदी होगी। थोड़ा साफ कर देते हैं इसको। कावेरी नदी, ये आपका पांचवा हो गया। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात आपका जो है हो गए हैं। ठीक है। तो आपको यहाँ पे 5 नंबर पूरे जो है बच्चों इसमें मिल जाएंगे। ठीक है। ये आपका पता होना चाहिए। ठीक है। सेकंड ऑप्शन था आपका जो मैप था, उसको आइए जान लेते हैं सबसे पहले बात तो। ये जो आपकी ए दिख रहा है ना, ये वाला ये पॉइंट, ये आपका है क्या है, फिलीपींस प्लेट, फिलीपींस
फिलीपीन प्लेट। और बी बच्चों आपको क्या पता ही है, आपको क्या होगा ये? ऑस्ट्रेलिया है, बहुत मैच देखते हो आप लोग, उससे क्लियर होगा, काफी समय तो पूछा जाता है। ठीक है। सी की अगर हम बात करें तो क्या है ये? आप सबको पता ही है, कनाडा है। ये जो डी जो है, इसे हामबोल्ट धारा कहते हैं। हाँ, बोल्ट धारा। ठीक है बच्चों। ये जो है आपकी गल्फ स्ट्रीम है। जी आपका ऊपरी गिनी वन। गिनी वन। गिनी से इसे लिख देते हैं, कहीं आपको क्लियर ना हो। गिनी वन। ठीक है। तो बच्चों कुछ रह गया आपका? 5 हो गए आपकी। फिलीपींस प्लेट हो गई, ऑस्ट्रेलिया हो गया। एक जो एफ दिखा रहा है, इसको पश्चिमी घाट कहते हैं। पश्चिमी घाट। ठीक है बच्चों। और आपका ए बी सी डी ई एफ जी सभी हो गए आपके, ऑलमोस्ट खत्म हो गए। तो बच्चों इस तरह से हमने जो है इस वीडियो में पिछले साल के पेपर के बारे में जिक्र किया। तो बच्चों आप इसको एक बार अच्छे से देख लीजिए, और ताकि क्योंकि कुछ क्वेश्चन रिपीट भी हो जाते हैं, आपको आइडिया भी मिल जाता है। फिर हम दोनों बुकों के कुछ मेन मेन क्वेश्चंस की भी बात करेंगे, बहुत जल्दी उसको भी जो है अपलोड कर देंगे, जो कि आपको फाइनल की तैयारी करने में आपको काफी मदद मिलेगा। तो मिलेंगे बहुत जल्दी नई वीडियो में, नए टॉपिक के साथ और रिवीजन वीडियो के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।